Hello all students, I hope you are doing great. So welcome to a doubt clearing session. आज हम कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स ले रहे हैं जो आपने हमें डाउट पोर्टल पे भेजे. Link for doubt portal by the way is available in the description of this video, and all students pan India can take advantage of this link. They can ask any doubt related to the subjects 24/7, and every weekend we'll have a doubt resolution session like this. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए स्पेशल बात क्या है इन सारे क्वेश्चंस के की कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जहां आपको अपना माइंड लगाना है एंड यू गोइंग टू लर्न समथिंग. अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक, मैं मेंशन करूंगा क्लास एंड टॉपिक. इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, आई वुड रिकमेंड यू टू पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन योरसेल्फ, और फिर उसके बाद आप सोल्यूशन चेक करो जो मैं बताने वाला हूँ. what how that will help is, this is going to cement your understanding of the concepts which you might already be good in. चलो स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. ये क्लास 11th मैथ्स का क्वेश्चन है, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस. तो इसका हम ट्राई करेंगे इसको अटेम्प्ट करना. आई विल गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी टू पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस योरसेल्फ, एंड नाउ आई विल बी रिवीलिंग द सॉल्यूशंस. तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है मॉड फंक्शन. मॉड फंक्शन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है. मॉड फंक्शन की क्या स्पेशलिटी होती है? मॉड फंक्शन जो है ये नेगेटिव साइन का दुश्मन होता है. इसको जब आप कोई पॉजिटिव वैल्यू दोगे, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू को एज इट इज रिटर्न कर देगा. आप इसको नेगेटिव वैल्यू दोगे तो ये उसका नेगेटिव साइन हटा देगा, बिकॉज नेगेटिव साइन का दुश्मन है एंड इट इज गोइंग टू गिव यू द पॉजिटिव वैल्यू. मैथमेटिकली वी अंडरस्टैंड इट एज फॉलोज कि मॉड एक्स की वैल्यू विल बी इक्वल टू एक्स if x is positive, or even equal to 0, because then it will be 0, and it will be equal to minus x if x is less than 0. एनसीईआरटी में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं. अब हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो जब भी मॉड फंक्शन आए ना, द बेस्ट वे टू अप्रोच द क्वेश्चन इज टू स्प्लिट इट इनटू पार्ट्स. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x-4 जो है ये मॉड के अंदर है. तो आपको ये देखना है कि x-4 पॉजिटिव कब होगा, x-4 नेगेटिव कब होगा. वहीं पे मॉड फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करेगा. बिकॉज देखो यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम हो रही थी. 0 से ऊपर ये x था, 0 से नीचे ये -x था. तो ये जो मॉड में डिफरेंस आता है ये उसी पॉइंट पे आएगा जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा. 0 से ऊपर ये पॉजिटिव है, 0 से नीचे ये नेगेटिव है. ओके, तो आपको देखना है कि x+4 जो है ये पॉजिटिव कब है और x-4 जो है वो नेगेटिव कब है. इनफैक्ट मैं दोबारा से इसको ले आता हूँ बोर्ड पे, और इनफैक्ट अगर आप x की जगह हर जगह x-4 रिप्लेस कर दो, बिकॉज x इज जस्ट अ वेरिएबल, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी. अगर किसी को ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है कि ऐसा कैसे हमने कर दिया, x को x-4 कैसे हमने रिप्लेस कर दिया, तो आपने अपने पिछली क्लासेस में ऐसा कुछ सीखा हुआ है ना, आइडेंटिटी a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab. तो अब इसमें आइडेंटिटी का मतलब यही थोड़ी है कि यहाँ a ही होना चाहिए. अगर मैं यहाँ माइनस ही रख दूँ तो क्या आइडेंटिटी गलत हो जाएगी? इट डजंट मीन दैट a इज इक्वल टू -a, बट इट मीन्स दैट दीज आर जस्ट वेरिएबल्स. ये तो जस्ट खाली बॉक्सेस की तरह है. आप इसमें जो रखोगे यहाँ पे वही आ जाएगा, यहाँ पे -a आ जाएगा. द आइडेंटिटी विल स्टिल होल्ड ट्रू. तो सिमिलरली दिस सिचुएशन विल स्टिल होल्ड ट्रू अगर आप x को x-4 से भी रिप्लेस करो, बिकॉज x इज जस्ट अ वेरिएबल. तो इस केस में आपके पास आ जाएगा x-4 व्हेन x-4, यहाँ भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, x-4 इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन x-4 इज लेस देन 0. तो इस फंक्शन को मैं थोड़ा इस तरीके से लिख सकता हूँ, मॉड x-4 इज इक्वल टू x-4 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 and it is equal to minus of x-4 when x is less than. तो ये बात हमें वैसे भी समझ आ रही है बिकॉज 4 पे अपना साइन चेंज करेगा. व्हेन इट इज ग्रेटर देन 4 this is going to be positive, when it is less than 4 this is going to be negative. So we have this situation, mod x-4 is this. ठीक है, लेकिन फंक्शन हमारा ये नहीं है. फंक्शन तो हमारा mod x-4 अपॉन x-4 है ना. x-4 में mod नहीं है. So for x-4 we don't have to do this kind of splitting. We will simply divide this x-4. We will simply divide this. We will simply divide this. However, there is a catch. What is the catch? Very subtle catch. And that catch is कि जब आप divide करते हो
तो you are assuming that the function exists, you cannot say x equal to 4, because if x equal to 4, the function will not exist. Denominator में 0 नहीं हो सकता, because division by 0 is not possible. आप कैलकुलेटर में किसी नंबर को डालो 1 divided by 0, calculator will say math error, because mathematically it's impossible. Okay, so हमने फंक्शन को ऐसे स्प्लिट कर दिया है, at x equal to 4 this function is not defined. Okay, so this function is defined for x greater than 4, it is defined for all real values of x less than 4, but it is not defined for x equal to 4. तो डोमेन तो हमारा यहीं पे आ गया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन विल बी इक्वल टू all real numbers minus the number 4. This is going to be the domain. Even without plotting the graph, we can say that. This is the first part. For range, let us calculate कि ये r किसके बराबर है. Domain तो we understand it is r minus 4. Because function सारी values पे exist करेगा, real values पे except 4. ठीक है, यहाँ पे भी इसकी कुछ वैल्यू है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आ रही है इसकी. तो देखो what will be x minus 4 upon x minus 4 if x is greater than 4. तो कुछ भी डाल के देख लो आप, 10 डाल के देख लो, 6 by 6, 100 डाल के देख लो, 96 by 6, हमेशा 1 ही आएगा, because numerator and denominator are same. Similarly, जब x less than 4 है, आप कुछ भी डाल के देखो, यहाँ पे 0 भी डाल सकते हो इस केस में, because minus 4 आ जाएगा. कुछ भी डाल के देखो, you will always get minus 1. और किसी को ये समझ नहीं आ रहा कैसे है, तो you can just cut these two, और माइनस साइन बाहर है, so this is going to be equal to minus 1. What an easy question this is now. ये फंक्शन जो है, जो हमें दे रखा है, this is nothing but x greater than 4 के लिए 1 and x less than 4 के लिए minus 1. So रेंज आ गया यहाँ से इस फंक्शन का, रेंज will be equal to range of this function will be equal to minus 1 से 1. अब जरा सोच के बताओ कौन सा ब्रैकेट लगना चाहिए यहाँ पे, क्या ये ब्रैकेट लगना चाहिए या ये ब्रैकेट लगना चाहिए? तो अगर इन दोनों में से कोई भी ब्रैकेट आपने लगाया है तो दोनों ही गलत है, बिकॉज यहाँ पे रेंज जो है डिस्क्रीट वैल्यूज है, सिर्फ 1 और -1 है, देयर इज नो अदर वैल्यू इन बिटवीन देम. यहाँ पे जो दिस इंटरवल है, दिस इज अ कंटिन्यूअस इंटरवल. इसका मतलब होता है -1 से 1 तक सारी वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज इंक्लूडिंग 0, एक्सक्लूडिंग -1, एक्सक्लूडिंग 1. However, this is not the case because ये कभी 0 नहीं आ सकता. There is no value, there is no real value of x for which this is going to be equal to 0. So range जो होगा that will be equal to, जैसे हम set में लिखते हैं, only discrete values, no continuous values. Very subtle. जिस बच्चे ने sets अच्छे से किया होगा, he will be able to appreciate this point now. Difference between the intervals and difference between this kind of curly bracket. So this is the answer to second part. The third part is plotting the graph for this function, and once you have the function like this, इसका graph plot करना बहुत आसान हो जाता है. तो देखते हैं इसका कैसे ग्राफ होगा. मैं schematic तरीके से draw करूंगा. You can even draw this on the graph paper. So I'll draw the Cartesian coordinate system, just a schematic diagram. Scale वगैरह मैं नहीं ले रहा हूँ in order to save time. X equal to 4 से आगे इस फंक्शन की वैल्यू है 1. सो x इक्वल टू 4 के आगे इस फंक्शन की वैल्यू है 1, और x इक्वल टू 4, आई शुड राइट x इक्वल टू 4 ओवर हियर, से आगे इसकी वैल्यू है 1. सो हियर y इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 4 के नीचे इसकी वैल्यू है -1. दिस इज 1 एंड दिस इज -1, वैल्यू ऑफ y. ऑफ कोर्स आप यहाँ पे एक्सेस वगैरह लिख सकते हो, y एक्सेस इस तरह से, ओरिजिन, दिस इज प्लस y एक्सेस, दिस इज माइनस y, दिस इज प्लस x एक्सेस, दिस इज माइनस x एक्सेस. तो ये बनेगा इसका ग्राफ. अब इसमें गलती दिख रही है, गलती ये दिख रही है कि हमने 4 पे भी इसको डिफाइन कर दिया. सो वी विल हैव टू यूज दिस ओपन डॉट ओवर हियर कि 4 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 4 पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. अगर आप 4 पे देखो तो ना ऊपर वाली ब्रांच में कोई वैल्यू आ रही है, ना नीचे वाली ब्रांच में कोई
वैल्यू आ रही है. दिस फंक्शन लुक्स वेरी सिमिलर टू द सिग्नम फंक्शन, बट देर आर सम डिफरेंसेस. सिग्नम फंक्शन 0 पे होता है और सिग्नम फंक्शन 0 पे भी डिफाइन होता है, क्योंकि हम वहाँ पे ऐड करते हैं ना एक चीज़. वी ऐड वन मोर थिंग लाइक दिस, 0 at x equal to 4. So this is not signum function. This looks similar to signum function, but ये कोई और ही function है, देख सकते हो. So this is the graph of the function mod of x minus 4 upon x minus 4. I hope it's clear. Okay, let's go on to the next one. So this next one is a beautiful question, और I think जिसने बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरनलाइज किया होगा 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूला को, वो इस क्वेश्चन को एक अलग ही लेवल पे अप्रिशिएट कर सकता है. कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड. हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से fx as √16 minus x square, and we know because हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हैं, fx is nothing but equal to y. So I can say y is equal to √16 minus x square. ठीक है, अब मैं स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ, तो मुझे मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर. और अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं तो मुझे एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर या 16 और 4 स्क्वायर. आई कैन राइट इट एनीवे. अब देखो, नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो एक इक्वेशन है, लेकिन जिस बच्चे ने 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी है, he knows that this is nothing but the distance of the point xy, distance of the point xy, square of the distance actually, distance square of the point xy from the origin. Why? जिसने नहीं पढ़ा जो भी समझ जाएगा. ऐसा क्यों है? डिस्टेंस फॉर्मूला याद है आपको, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. इफ आई कंसिडर कि एक पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन में जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, और उसका डिस्टेंस निकालूं मैं ओरिजिन से, क्या ये डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर, यही नहीं हो जाएगा? और डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही नहीं हो जाएगा? तो वही लिखा है हमने, सी दिस इज the distance square of the point xy from the origin. This thing x square plus y square is the distance of the point xy from the origin, distance square of the point xy from the origin. तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा. ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला में. और अब देखो, आप इस इक्वेशन को एक अलग ही लेवल पे अप्रिशिएट कर सकते हो. अब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो क्या मैं रूट ले सकता हूँ? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इट्स गोइंग टू बी √16 इक्वल टू 4. अब ये डिस्टेंस हो गया है, दिस वाज डिस्टेंस स्क्वायर बट नाउ दिस इज डिस्टेंस, सो आई कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस एक्चुअली एंड रिमूव द स्क्वायर. इनफैक्ट मैं इसको यहीं पे पेस्ट कर सकता हूँ. And now I'll remove this square because this is distance, this is not distance square anymore, क्योंकि रूट ले चुके हैं हम. तो क्या आपको दिख रहा है ये क्या बता रहा है तुम्हें? एक ऐसा पॉइंट है एक्स वाई जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा 4 यूनिट्स है. मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा कर्व होता है जिसके हर पॉइंट पे, हर पॉइंट का, जिसकी बाउंड्री पे हर पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट होता है? छोटी क्लासेस की ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है, दैट इज नथिंग बट अ सर्कल. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. This is the equation of a circle with radius also given. What is this distance called? This is radius. इस कॉन्सेप्ट को हम और अप्रिशिएट करेंगे आगे जब हम कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट अ सर्कल विद रेडियस इक्वल टू 4. सो अब हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं. It's not difficult to plot this. You have to understand that this is actually an equation of a circle with radius 4. So everything becomes very easy now.
टू प्लॉट दिस इज वेरी इजी. आप एक्स वाई एक्सेस ले लोगे एंड यू विल मेक अ सर्कल विद रेडियस 4 यूनिट्स. सो ये ओरिजिन है आपका, ये 4,0 है, ये 0,4 and so on. This is -4,0 and this is 0,-4. But there is a catch again. मैंने आपको बोला था हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने वाली चीज है यहाँ पे. What is the catch over here? अगर आपने ये ग्राफ बना दिया फंक्शन का तो टीचर आपको देगी 0 नंबर, अगर अच्छी टीचर होगी तो. Why? Because this is not a function. कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा सा, हाउ दिस इज नॉट अ फंक्शन. क्या आप लोगों को पता है फंक्शन का मतलब ही क्या होता है यार? हम बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बात करते हैं. व्हाट इज अ फंक्शन? मैं रिमोट का बटन दबाता हूँ और कुछ हो जाता है, लेट्स से वॉल्यूम अप हो जाती है. एसी का रिमोट दबाता हूँ, एसी बंद हो जाता है. दोबारा वो दबाता हूँ, ऑन हो जाता है. लेट्स से मैं एक कोई फिक्स बटन को ले लेता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीजिंग बटन. तो मैं हमेशा टेम्परेचर इंक्रीजिंग बटन जब दबाता हूँ टेम्परेचर इंक्रीज ही होता है टिल इट्स मैक्सिमम वैल्यू. अगर ऐसा हो कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज बटन दबाऊँ और एक बार वो बंद हो जाए, एक बार टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, एक बार टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, एक बार स्विंग फंक्शन ऑन हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस बटन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? फंक्शन में एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट्स नहीं आ सकते. फंक्शन में एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट्स नहीं आ सकते. और यहां पे अगर आपने कोई वैल्यू डाली एक्स की तो मल्टीपल आउटपुट्स आएंगे. दिख रहा है आपको? फॉर एग्जाम्पल जैसे 0 पे अगर आपने डाला +4 भी आएगा, -4 भी आएगा. तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल ब्रांच का, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में. इस कॉन्सेप्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं और ऐसे डिफाइन करते हैं फंक्शन को कि ये रूट फंक्शन की वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव. और एनसीईआरटी देखो इतनी अच्छी किताब है, इतना अच्छा लगता है. ये बात एनसीईआरटी 9th क्लास में बता देती है, जबकि बच्चे को फंक्शन के बारे में ही नहीं पता. बट स्टिल इट इज मेंशन्ड इन द बुक that root of a function, root of anything actually is always positive. So इसका मतलब अगर आपको √4 कहीं लिखा हुआ दिख जाए, so it will mean that this is equal to +2 not -2. कोई सोच सकता है अरे -2 into -2 भी तो 4 ही होता है. So we can say, but if you do something like this then this will not remain a function. So in order to define the function like a function, ताकि एक ही वैल्यू आए, we are going to say it has always a positive value. और अगर still you don't believe me, आप कैलकुलेटर में डाल के दिखाओ √4 और जिस दिन -2 आंसर आएगा मेरे पास लेके आना, मैं मैथ्स पढ़ाना छोड़ दूंगा. ठीक है? तो ऐसा हो नहीं सकता. अच्छा, कैलकुलेटर ठीक होना चाहिए, रेप्यूटेड कैलकुलेटर, और प्रोग्राम मत करना उसको इस तरह से, बिकॉज पीपल आर वेरी पैशनेट टू प्रूव मी रॉन्ग. बट ऐसा नहीं होता. ठीक है? रूट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है? तो नाउ वी अंडरस्टैंड रूट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो अब क्या होगा इसमें फिर? So the way we do it is we remove the negative branch, क्योंकि negative तो हो नहीं सकता root function. So we're going to remove this negative branch and this circle is actually going to become a semicircle. So यही हो गया इसका graph. This is the graph. The answer of what will be the graph of this function. This is a semicircle with radius equal to 4 and center at the origin. Okay. अच्छा, इसका डोमेन और रेंज हम ग्राफिकली भी बता सकते हैं, अलजेब्रिकली भी बता सकते हैं. ग्राफिकली देखो कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए वो डिफाइंड है, कोई वैल्यू आ रही है. -4 से +4 जब x आप इनपुट दोगे तभी तो कोई y की वैल्यू आ रही है. मान लो मैंने 5 दे दिया यहाँ पे, तो वैल्यू ही नहीं है कोई y की. मैंने 6 दे दिया, कोई वैल्यू ही नहीं है. मैंने -5 दे दिया, कोई वैल्यू ही नहीं है. ऊपर नीचे देखूंगा मैं सेम x पे. जब मैं -4 से +4 के बीच में आऊंगा, ओनली देन आई विल फाइंड सम वैल्यू. सो इसका डोमेन विल बी इक्वल टू -4 से +4 and both are included actually, be like this, -4 से 4. Now this is going to be a continuous interval because किसी भी value which lies between -4 and 4, for any value you're going to have some value for the function. ठीक है? So now let's see इसका range क्या होगा. Range I think आप appreciate कर सकते हो इस बात को कि ये जो y की वैल्यू देगा वो हमेशा 0 से तो ऊपर ही होगी because we have defined the function like that, and 4 से हमेशा नीचे होगी. 4 से कभी y की वैल्यू ऊपर नहीं जाती है. So इसका range will be equal to 0 included, 4 excluded. Range is the range of values जो वो function ले सकता है. Domain is the range of inputs जो वो function accept कर सकता है. So it can accept -4 to 4
and range can be 0 to 4. So I think आपको ये question भी समझ आ गया होगा. I hope you enjoyed the concept and I hope you enjoyed the subtle things, the subtle concepts which were hiding in this question. तो चलते हैं next question की तरफ. A very fantastic question asked by a student and this question is actually taken from a world famous book. काफ़ी लोग उसको रिगार्ड करते हैं एज द मोस्ट डिफिकल्ट बुक इन फिजिक्स, लेकिन मैं आपको प्रूव करना चाहता हूँ कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, इट डजेंट मैटर कौन सी बुक से क्वेश्चन लिया गया है. बाय द वे दिस इज टेकन फ्रॉम आई इरोडोव विच इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द टफेस्ट बुक्स फॉर फिजिक्स एट आवर लेवल. एंड यूजुअली IIT वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं जो लोग, दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ बुक्स. ओके, लेट्स सी. अ पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली. व्हाट इज रेक्टिलिनियर? इन अ स्ट्रेट लाइन in one direction. So I can understand this is a question from 11th physics, motion in a straight line, chapter 2. So again I give you this opportunity to pause the video, try to figure out this question yourself, and then I'm going to give you the solution. Okay, let's see. अब क्या बोल रहा है ये? A point moves rectilinearly in one direction, motion in a straight line. Figure shows the distance traversed. Traversed का मतलब traveled ही होता है, by the point as a function of time. Okay, ST ग्राफ हमें दे रखा है यहाँ पे. S is the distance and this x axis में we are seeing time in seconds. This is seconds and this is distance in meters. Using the plot you have to find out the average velocity of the point during the time of motion. तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, because average velocity is defined as total distance traveled upon total time taken. So we can see total distance traveled is 2 meter and total time taken is during the, ये पूछ रहा है during the time of motion. Okay, यहाँ इसमें दोबारा से एक कैच है, there is a very good catch over here, कि यहाँ के बाद जो ऑब्जेक्ट है ना, it is at rest because you can see its distance is not changing. तो कैसे चला होगा ये ऑब्जेक्ट? ऐसे चला होगा कुछ and after 20 seconds it stops. So time is going on but my distance is not changing. So यहाँ पे rest पे आ चुका है वो. So you are only going to consider the time of motion because इसमें लिखा हुआ है average velocity during the time of motion. So during the time of motion total distance traveled is 2 meter and total time is 20 seconds. So we can easily calculate the answer for first part. V average is equal to total distance traveled, that is 2 meter, upon total time taken 20 seconds, which is 0.1 meter per second is the average velocity. The maximum velocity, okay, what is the maximum velocity? Again very good question. तो आपको पता है कि maximum velocity जो होती है, velocity जो होती है वो xt ग्राफ का स्लोप होती है, ठीक है. यहाँ पे x और s का कोई डिफरेंस नहीं है बिकॉज इट इज मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस भी उतना ही होगा जितना डिस्प्लेसमेंट होगा एंड ऑल्सो इन वन डायरेक्शन. स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, ठीक है. ये हमने क्लास में भी डिस्कस करी हुई है बात काफ़ी बार. सो यू आर जस्ट गोइंग टू सी कि कौन से पॉइंट पे इसका स्लोप मैक्सिमम आ रहा है और इसकी आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी होगी. तो आप देख सकते हो इफ़ यू लुक एट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे किया अच्छे से इंक्रीज और ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है यहाँ पे, है ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फिर दोबारा डिक्रीज करके 0. सो आई कैन अंडरस्टैंड ये जो स्लोप है दिस इज गोइंग टू टेल मी द मैक्सिमम वेलोसिटी. और स्लोप मैं कैसे किसी ग्राफ का कैलकुलेट कर सकता हूँ? लेट्स से यहाँ से यहाँ तक मुझे कैलकुलेट करना है. सो आई कैन सी this length on the graph. I can see this length on the graph and I can calculate tan theta. Slope is nothing but tan theta. So I can just say Vmax over here. Second part का answer. Vmax will be equal to this distance is how many boxes? 1 2 3 4 5 boxes. 1 2 3 4 5 and 5 boxes is equal to 1 meter. तो ये 1 meter है and 2 boxes is equal to 1 2 3 4 5 boxes is equal to 10 seconds. You can do like that. So 1 box is equal to 2 seconds. So 2 boxes is equal to 4 seconds. So ये travel करता है 1 meter in 4 seconds. It is traveling 1 meter in 4 seconds. So the Vmax will be equal to distance traveled upon time taken. 4 seconds is equal to 0.25 meter per second. अप्रॉक्सीमेटली हमने ग्राफ से ये कैलकुलेट किया है.
इसमें जो बेस्ट क्वेश्चन है वो आई थिंक थर्ड पार्ट है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी लेवल पे पूछा जा सकता है, बिकॉज इसको सॉल्व करने में लगता है 5 सेकेंड, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता ही विल नॉट बी एबल टू डू इट. One who is not clear with the concept of what is instantaneous velocity, what is average velocity and how are they represented graphically, जिसको भी ये कॉन्सेप्ट में ज़रा सा भी डाउट है, he might have some issues. तो कोई बात नहीं, आपको अगर issues आते हैं, so we'll resolve this problem now and we will see how we are going to do this. So instantaneous velocity is the slope of xt graph at any point, yes or no? That's instantaneous velocity. And average velocity is actually the slope of secant between any 2 points. अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, just see this, आपको कुछ याद आएगा. x, let's say we are making xt graph over here and इस तरह से ये है. अगर मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता है, सो आई डू समथिंग लाइक दिस. मैं इनको ज्वाइन करता हूँ एंड कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको शायद. दिस इज डेल्टा x एंड दिस इज डेल्टा t. And then I say it is the slope of this particular line. इसको blue से दिखा देते हैं just to set it aside. And this particular line is nothing but secant because it is cutting the curve at 2 points. और जब मैं limiting case की बात करता हूँ, इसको एकदम पास ले आता हूँ, this secant becomes a tangent which only touches the curve at 1 point. Okay, so we understand that the slope of tangent is going to give you the instantaneous velocity at that particular point, and the slope of secant is going to give you the average velocity in that particular time interval. Okay, तो यहाँ पे हमसे ऐसे पूछा है कि आपको वो टाइम मोमेंट बताना है t नॉट जहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर है एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी मींस एवरेज वेलोसिटी ओवर द फर्स्ट t नॉट सेकेंड्स. देखो, एक में हमें टाइम इंटरवल दिया है और एक में हमें इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया है. इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टाइम इंटरवल मतलब एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड एवरेज वेलोसिटी मतलब स्लोप ऑफ सीकेंट. तो ये हमसे बेसिकली वही पॉइंट मांग रहा है जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ सीकेंट. ब्यूटी देखो आप क्वेश्चन की, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ सीकेंट एवरेज ओवर द फर्स्ट t नॉट सेकेंड. तो देखो सीकेंट वाला फर्स्ट पॉइंट तो फिक्स्ड है बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, अब एक आपको ऐसी सीकेंट बनानी है जो टेंजेंट भी है. क्या ये टेंजेंट है? नहीं. क्या ये टेंजेंट है? नहीं, टेंजेंट थोड़ी है. लेकिन जैसे जैसे आप इसको ऊपर करोगे यू विल फाइंड वन पॉइंट जहां पे सीकेंट ही टेंजेंट बन जाएगी, दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओवर हियर. So at this particular time interval, what is the instantaneous velocity? Slope of this, which is the tangent at that point. And what is the instantaneous velocity? What is the average velocity averaged over 0 to this t naught second? It is the slope of secant between 0 to 2 naught, 0 to t naught. तो यही टाइम इंटरवल हो जाएगा एंड यू कैन कैलकुलेट इट. एक बॉक्स हमने देखा था 2 सेकेंड्स है, 12, 14 एंड 16. सो एट t नॉट इज इक्वल टू 16 सेकेंड आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट t नॉट सेकेंड. ब्यूटिफुल क्वेश्चन, very interesting concept, and if you know the concept it hardly takes 5 seconds to solve this question. Let's now look at the next question. This is from class 12th mathematics, chapter limits and continuity and differentiability. Differentiation का question है ये, 12th maths, differentiation. So I give you the opportunity again to pause the video, try to solve it yourself, and then we are going to discuss the solution. So now I'm going to reveal the solution. तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे शायद आपके मन में आवाज आए पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट? तो आपको du बाय dv अगर निकालना है तो आप याद करोगे पैरामेट्रिक फॉर्म में हम du बाय dx करते हैं, फिर dv बाय dx करते हैं, du बाय dx and dv by dx, and this gives you du by dv जो हमें कैलकुलेट करना है. So I have to calculate this and this individually. और यहाँ पे जिस बच्चे ने du by dx निकालना स्टार्ट कर दिया चेन रूल लगा के, वो एग्जामिनर के जाल में फंस गया, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका बहुत टाइम खा जाएगा. मैं जस्ट आपको एक फील देता हूँ कितना टाइम खाएगा ये क्वेश्चन. अगर बच्चा चेन रूल से सॉल्व करने लग गया इसको, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
वो करेगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर इसका प्राइम लेने में वो u v रूल लगाएगा, u प्राइम v माइनस v प्राइम u अपॉन v स्क्वायर, v प्राइम u अपॉन v स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया। और ये तो सिर्फ एक पार्ट है क्वेश्चन का, क्योंकि दूसरा भी करना है हमें। तो कम से कम आपको, इवन आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे तो कम से कम 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट तो आपको लग ही जाएंगे इसको सॉल्व करने में। एंड देन ऑल्सो देर इज़ नो गारंटी कि आंसर सही आएगा या नहीं आएगा। सो छोटे बच्चों को मैं ये बोलता हूँ कि आप जस्ट दिमाग लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे आप बड़े हो जाते हो तो एग्जामिनर आपका दिमाग लगाने की एबिलिटी के साथ साथ सही डायरेक्शन में दिमाग लगाने की एबिलिटी भी चेक करता है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो आपके मन में आवाज़ आएगी कि ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के जैसा देखा देखा लग रहा है, ठीक है। और इन्वर्स ट्रिगो में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम है, डाउट पोर्टल पे भी आप लोगों ने लिखा था। तो आई विल गिव यू कंप्लीट क्लैरिटी कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कैसे हम इन्वर्स के जो फंक्शंस हैं, जो इन्वर्स की आइडेंटिटीज़ हैं, जिनका कुछ कंस्ट्रेंट्स है, वो हम यूज़ करते हैं बार बार। ये अभी मैं आपको क्लैरिटी दूंगा इसकी। तो इवन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर किसी को कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, ऐसी एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर नहीं याद आ रहा तो निकालो अपनी 11th की एनसीईआरटी एंड चेक करो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज। यहाँ से आपको पता चलेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस वॉज द आइडेंटिटी फॉर साइन 2 थीटा एंड दिस वॉज द आइडेंटिटी फॉर tan 2 थीटा। तो जैसे ही आपको ये हिंट मिल गया, क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं x एज tan थीटा, लेकिन देयर शुड बी लॉजिक, ठीक है। कोई भी चीज़ हम ऐसे इलॉजिकली नहीं करते हैं, देयर हैज़ टू बी सम लॉजिक बिहाइंड दिस। x है क्या, लेट्स डिस्कस दैट। x इज अ रियल नंबर ना, x इज सम रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है वो, 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। एंड व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज अ फंक्शन जो सारी वैल्यूज ले लेता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जरा ग्राफ याद करो, tan थीटा 0 पे 0 होता है, π/2 पे एसिम्प्टोट आता है, -π/2 पे एसिम्प्टोट आता है, लाइक दिस। तो tan थीटा इज अ फंक्शन जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले लेता है, एंड x इज अ नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो कोई ना कोई तो ऐसा वैल्यू ऑफ थीटा आएगी ना जहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा होगा। इनफैक्ट ये वैल्यू -π/2 से +π/2 पे ही आ जाएगी। कैसे? आप कोई भी नंबर बोलो, दुनिया का कोई नंबर, मान लो 10, तो 10 कहाँ पे होगा? 10 कहीं यहाँ पे होगा लेट्स से। तो π/2 से पहले ही, क्योंकि ये तो एसिम्प्टोट है, π/2 को क्रॉस नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं तो ऐसी कोई वैल्यू आपको मिल जाएगी ना, सम वैल्यू ऑफ थीटा जहाँ पे tan थीटा जो है वो 10 आ रहा है। फॉर एनी वैल्यू, इवन नेगेटिव वैल्यूज आप यहाँ डालो, आप यहाँ पे कोई वैल्यू लो, तो उसके लिए भी आपको एक ऐसा थीटा मिल जाएगा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x यू विल फाइंड अ थीटा विच इज बिटवीन -π/2 एंड π/2 ओनली। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, बहुत सटल चीज़ है ये, इसका यूज आएगा अभी आगे। तो बच्चे बस स्टेप्स करते रहते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस। रिप्लेसिंग x बाय tan थीटा तो हम कर सकते हैं 2 मिनट में, कोई भी लिख सकता है यहाँ पे, रिप्लेस करके सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन वाई आर वी डूइंग इट, हाउ कैन वी डू दैट? बिकॉज x इज अ रियल नंबर एंड tan थीटा इज अ रियल नंबर ऑल्सो। सो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू ऑफ थीटा आ जाएगी जिसपे x विल बी इक्वल टू tan थीटा। वी कैन सी दैट फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं रिप्लेसिंग x बाय tan थीटा। सो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जितनी होगी ना, you will be able to appreciate the question on a different level, and that is going to matter in the exam, even in your subjective paper, because काफ़ी टाइम बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर पेपर बहुत लेंदी था। हो भी सकता है कभी कभी, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होता, कभी कभी हो भी सकता है, बट मोर ऑफन देन नॉट इट इज़ इसी टाइप की गलतियां जो बच्चे करते हैं। जैसे अगर इसको मैं यूवी रूल से सॉल्व करने बैठ गया अगर, तो नो डाउट मुझे ये क्वेश्चन लेंदी ही लगेगा, क्योंकि 15-20 मिनट बाद भी शायद हो सकता है ना आए, और अगर मुझे दिखा कि पीछे कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया है तो फिर तो मैं छोड़ ही दूंगा उस क्वेश्चन को, एंड दिस विल ऑल्सो ईट अप माई टाइम। सो यू हैव टू बी स्मार्ट ओवर हेयर, यू हैव टू बी अलर्ट एंड स्मार्ट। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस x इक्वल टू tan थीटा विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। और अभी मैंने आपको बताया था कि थीटा की कोई ऐसी वैल्यू आपको मिल जाएगी -π/2 से +π/2, तो हम दूर क्यों देखें, है ना। जब घर में ही अवेलेबल है कोई चीज़
घर में इन द सेंस जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं उसी में अवेलेबल है. सो हम आगे की कोई वैल्यू क्यों लें, तो आई विल जस्ट टेक सच दैट, वो मेरे ऊपर है ना, मैं थीटा कहीं भी चूज कर सकता हूँ. थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, दोनों नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज यही होती है प्रिंसिपल वैल्यूज टैन की. याद रखो टैन इनवर्स की जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है ना. दैट इज व्हाई आई हैव टू राइट दिस विद कंप्लीट क्लैरिटी. तो u क्या बन जाएगा यहाँ पे, u विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, and v will be equal to tan inverse of 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Yes or no? तो देखो ये आ गई है आइडेंटिटी. अभी हमने देखा दिस इज द आइडेंटिटी फॉर साइन 2 थीटा, and this is the identity for sin tan 2 theta. I'm sorry. ठीक है. अब यहाँ पे देखो कभी कभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो फ्रेमर होता है उससे भी गलती हो जाती है. जो भी आपने मुझे भेजा है, ये जहाँ जिस भी सोर्स से क्वेश्चन भेजा है, यहाँ पे बच्चा बिना सोचे लिख सकता है. बच्चा बिना सोचे लिख सकता है यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा. बट इज दिस करेक्ट? अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि ये बात सही नहीं है. साइन इनवर्स साइन थीटा मैं तभी लिख सकता हूँ जब थीटा उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर हो. फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 4π को 4π लिख सकता हूँ? अगर आप हाँ बोल रहे हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना दोबारा, क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू जो होती है वो इसकी रेंज जो होती है उसमें 4π इंक्लूडेड नहीं होता, ही नहीं इंक्लूडेड. -π/2 से +π/2 रेंज होती है उसकी. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए ये चीज हम तभी लिख सकते हैं व्हेन 2 थीटा आपका जो है वो उसकी रेंज में लाई कर रहा है. व्हेन 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2, which means theta belongs to -π/4 to +π/4. और यहाँ पे भी सेम चीज 2 थीटा शुड बिलोंग टू, यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड हो जाएगा बिकॉज दिस इज tan, which means theta should belong to थीटा यहाँ से यहाँ तक रहे तभी हम ऐसा बोल सकते हैं. लेकिन अगर आप ऊपर देखो तो हमारी तो थीटा की वैल्यू इससे ज़्यादा भी आ रही है. सो हेयर ही मस्ट ऐड द कंस्ट्रेंट फॉर x less than, for x between -1 to 1. Here we can only solve this for x belongs to -1 to 1. So this is something very subtle. अगर उसने ऐड नहीं किया है ये बात, so we have to understand कि जिस केस में सॉल्व हो सकता है वही तो हम लिख सकते हैं, otherwise we cannot do this step. So the person has to have clarity about it. क्वेश्चन में भी लिखा होना चाहिए, और अगर नहीं लिखा है so we are going to assume that this is possible only when x जो होगा वो आपका -1 से 1 के बीच में होगा. अच्छा, किसी को ये डाउट हो सकता है सर -1 से 1 आपने कैसे लिख दिया x के बारे में? तो देखो x हमारा है किसके बराबर, tan थीटा के बराबर, और मैंने बोला थीटा -π/4 से +π/4 होना चाहिए. tan का ग्राफ याद करो, tan का ग्राफ ऐसे होता है दोबारा से. थीटा जब -4 होता है, -π/4 होता है, tan -1 होता है. थीटा जब π/4 होता है तो tan 1 होता है. तो जब थीटा -π/4 से +π/4 है, tan है आपका -1 से लेके +1. So x must be -1 to +1. Only then we can write this and only then we can solve this equation further. वरना हम नहीं लिख सकते ये स्टेप, वरना हम यहाँ पे अटक गए हैं. You cannot always write sin inverse sin theta is equal to theta. Okay. So now u will be equal to theta, assuming x belongs to -1 to 1 and v is also equal to
2 theta. So क्या मुझे मिल गया u is equal to v? What a simple question now. U is equal to v. We had to find du by dv. Du by dv is equal to 1. इनफैक्ट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसीलिए शायद उसने मेंशन नहीं किया, एंड देयर वर सम वैल्यूज एंड देयर वाज आल्सो 1. तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व अगर आप ये अज्यूम नहीं करते. यू विल हैव टू अज्यूम दिस एंड द आंसर विल बी इक्वल टू 1. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, सॉल्व्ड इन अ वेरी easy manner. Do not try to differentiate this using chain rule. It will eat up a lot of time even in the exam. So I hope आपको ये अप्रोच अच्छा लगा और इन्वर्स के बारे में आपको क्लैरिटी मिली, कब हम लिख सकते हैं ऐसे एक्सप्रेशंस को और कैसे हम मुश्किल दिखने वाले एक्सप्रेशंस को भी इजीली सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं. Let's go on to the next question. Very nice question of capacitance. This is from 12th physics. Capacitance, chapter number 2. Capacitance का क्वेश्चन है ये. Capacitors and capacitance. So I'll again give you the opportunity to solve this problem. Try to attempt this. This is not a very difficult question, but again there's a very nice catch involved. So try to attempt this and I'm going to reveal the solution now. All right, देखो हमसे क्या बोल रहा है. दो कीज है and initially K1 is closed. सबसे पहले तो यहाँ पे गलती होती है बच्चों से. क्लोज्ड का मतलब होता है हमने बंद किया है, इसका मतलब करंट जा रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सर्किट को ब्रेक कर दिया है वहाँ पे और करंट नहीं जा रहा है. क्लोज का मतलब आई हैव स्विच्ड इट ऑन. क्लोज का मतलब ऑन होता है. एंड K2 इज ओपन. तो K2 जब ओपन है तो इस सर्किट का तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा इनिशियल सिचुएशन में. दिस सर्किट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज K2 इज ओपन एंड K1 इज क्लोज्ड. What are the charges? This is the first part. What are the charges on the each capacitor? Now this becomes a very easy question. हम इसको reduce कर सकते हैं कि एक 9 वोल्ट की बैटरी है and we have 6C and 3C like this. I think C की भी कुछ value दे रखी है आपको. We have 6C and 3C like this. 9 वोल्ट की बैटरी और आपको बस चार्जेस बताने इन कैपेसिटर्स पे. This is very easy. आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो. 1 by C equivalent is equal to 1 by 3C plus 1 by 6C. Take LCM 6, you're going to get 3 by 6C. So C equivalent will be equal to 2C, and I think C is given to you 1 microfarad. So this is going to be equal to 2 microfarad. Equivalent capacitance, and you can say Q is equal to जो net Q दोनों पे होगा because this is series combination. C equivalent into V, which is equal to 2 mu farad into 9 volt. तो कूलम में आ जाएगा आंसर फिर आपका. तो हो जाएगा 18 microcoulomb. So charge on each capacitor in the initial cases 18 microcoulomb. This will be the answer for the first part. Okay, 18 microcoulomb is the answer. Now हम K2 को भी close करेंगे शायद. Let's see, K1 was opened. Okay, अब हम K1 को open करेंगे. And then K2 is closed. Okay, so when K1 is opened and it says order is also important. Yes, order is important. तो K1 को जब हमने क्लोज किया तो ये जो कैपेसिटर था ये रेस्ट ऑफ द सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गया. तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग एंटिटी नाउ. इवन बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज द सर्किट इज नॉट कंप्लीट. नाउ दिस हम इसको ओमिट कर सकते हैं. एंड नाउ द सिचुएशन बिकम्स लाइक एक 3C capacitor का capacitance है which is charged and you have connected it to a similar capacitor of the same capacitance in such a way that this is charged and this is uncharged और एकदम से आपने on किया. तो what will be the charges on each of the capacitor now? ये आपसे पूछ रहा है. तो इस capacitor पे तो same ही रहेगा charge. There is going to be no change on the capacitor, so this will still have 18 microcoulomb. That is not going to change. We are going to check कि C2 और C3 पे क्या चेंज आ रहा है. सो देखो इस प्रॉब्लम को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ इन दिस फॉर्म. आई कैन से दैट एक 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है विच इज कनेक्टेड टू अनदर 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. इसको मैं C2 C3 ले लेता हूँ. 3 माइक्रोफैराड, दिस इज ऑल्सो 3 माइक्रोफैराड. दे आर आइडेंटिकल. तो सिमिट्री से भी बोल सकता हूँ मैं, बट इनिशियली इस पे आपका 18 माइक्रोकूलम चार्ज था.
प्लीज रिमेंबर चार्ज ऑन द कैपेसिटर मीन्स चार्ज ऑन इट्स पॉजिटिव प्लेट. नेट चार्ज तो कैपेसिटर पे हमेशा जीरो ही होता है. चार्ज डज नॉट मीन नेट चार्ज. और अब क्या क्या हुआ होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ क्यू चार्ज लेट्स से यहाँ से यहाँ फ्लो कर गया. तो अब इस पे न्यू चार्ज हो गया प्लस क्यू और इस पे होना पड़ेगा माइनस क्यू. तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो कर गया. व्हाट विल बी द रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस? 18 माइनस क्यू. व्हाट विल बी द रिमेनिंग नेगेटिव चार्ज ऑन दिस? माइनस ऑफ 18 माइनस क्यू. और जब दो कैपेसिटर्स को आपने ऐसे जोड़ दिया, आपको नहीं लगता कि इनके टर्मिनल्स दोनों के दोनों अब फ्यूज कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं? सो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में होगा उतना ही तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में होगा, बिकॉज दे आर अटैच्ड विद अ वायर. इन द स्टेडी स्टेट जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा उतना ही होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इन द स्टेडी स्टेट. So what I can say is potential difference between those 2 points is given by V is equal to Q by C. So Q, now the new charge will be coming here, so I'll write it with blue. Q अब इसमें है 18 minus Q upon, वैसे सिमेट्री से भी बोल सकते हैं 9 माइक्रोकूलम होगा, बट जस्ट मैं करके दिखा रहा हूँ. व्हाट इफ आपको सेम कैपेसिटर्स नहीं दिए हो, ठीक है. 18 माइक्रोकूलम, तो 18 माइनस Q इज द चार्ज अपॉन C. इसका C है 3 माइक्रोफैराड. यूनिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कट जाएगा दोनों तरफ. एंड दिस इज Q by 3 माइक्रोफैराड. So this is going to cancel out and we can say 2Q will be equal to 18 microcoulomb. This is microcoulomb, which means Q will be equal to 9 microcoulomb. Okay. So because of the symmetry of the situation, we can also say कि आधा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा. जनरल केस में we'll have to solve this and we'll have to find out. अगर कैपेसिटेंसेस की वैल्यू सेम ना हो तो चार्ज विल नॉट बी सेम. इस केस में बिकॉज द वैल्यू इज सेम, बाय सिमेट्री द चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इन सच अ वे सच दैट इट इज सेम ऑन बोथ द कैपेसिटर्स. तो ये तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन लगा. इसमें क्या कैच है, मैंने क्यों दिया ये क्वेश्चन? दिस इज वेरी इजी. जिसको भी कॉन्सेप्ट पता है कैपेसिटर का, ही कैन डू दैट. कैच इसमें ये है that if the student tries to solve this with energy conservation, आपको पता है ना Q square upon 2C, Q square upon 2C is the energy. और वैसा माने कि अब एनर्जी चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ that इनिशियल एनर्जी जो आपके पास थी 18 माइक्रोकूलम स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इनिशियल कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू, अब फाइनल जो है आपका 18 माइनस Q माइक्रोकूलम स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 माइक्रोफैराड प्लस Q माइक्रोकूलम स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 माइक्रोफैराड. समझ रहे हो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने बोला इनिशियल एनर्जी. भैया इनिशियली हमारे पास एक कैपेसिटर था which was charged, it was having this much charge, this much capacitance, so उसकी एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी? Q square upon 2C. फाइनली हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, एक का चार्ज ये, सेकंड का चार्ज ये. so what is the energy stored in them? चार्ज स्क्वायर अपॉन 2C, चार्ज स्क्वायर अपॉन 2C. और अगर बच्चा इसको सॉल्व करने लग जाए, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम, बट ही विल गेट अ रॉन्ग आंसर. सो ये क्या हो गया? फिजिक्स में तो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आर रिगार्डेड एज यूनिवर्सल ट्रूथ्स इन फिजिक्स. How is conservation of energy violated in this case? So this is the catch over here. तो आप सोचो and you can understand कि इस चीज़ को हम कैपेसिटर में कभी यूज़ नहीं कर सकते. एटलीस्ट इतना तो समझ सकते हो. We can never use this in capacitors because law of conservation of energy does not hold true. Now what is the reason that law of conservation of energy does not hold true? क्योंकि देखो जब भी आप दो कैपेसिटर्स ऐसे चार्ज कैपेसिटर्स, मान लो एक चार्ज था और एक नहीं था, और आपने इनको मिलाया, तो कुछ लॉसेस ऑफ एनर्जी होते हैं. किस किस फॉर्म में? देखो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे. वी नो दैट एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स मींस लॉस ऑफ एनर्जी. रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी इतना डेप्थ में हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट बुक जब आएगी तब हम पढ़ेंगे. बट आपको कुछ ना कुछ रदरफोर्ड मॉडल याद होगा शायद अपनी पिछली क्लासेस का. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्यों फेल हो गया था? बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्जेस दे विल रेडिएट एनर्जी एंड फ्यूज इनटू द सेंटर. इसलिए रदरफोर्ड्स एटम मॉडल फेल था.
तो इसीलिए बाय द सेम लॉजिक देयर विल बी सम लॉसेस ऑफ एनर्जी ओवर हियर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. एट द सेम टाइम देयर विल बी सम स्पार्किंग ऑल्सो. जब भी आप दो कैपेसिटर्स को ऐसे जोड़ोगे ना, देयर विल बी सम स्पार्किंग which is visible loss of energy in the form of light energy, heat energy, and also sound energy because of the spark. Because of these losses, the final energy will always be less than the initial energy which was stored in the capacitor. So this is a very important catch, and we cannot use conservation of energy in capacitors. So conservation of energy will still be valid. I want you to understand this. Conservation of energy still valid है, but energy loss हो गई ना, कुछ energy dissipate हो गई, चली गई energy. So conservation of energy is never invalid. तो हर situation में valid होता है. But we cannot account for, we cannot even quantitatively uh, get the value of the energy जितना loss हुआ. So we cannot use it. We cannot use it like this because there is also an element of E loss जो हमें नहीं पता. हाँ, तुम E loss निकाल दो, then it's going to be same. Energy conservation can never be violated. तो I hope आपको ये clarity मिली होगी इस question से. You will get some practice also as to how to solve these questions.